गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल? मस्त और स्वस्थ? तो बच्चों, मयंक सर एक बार फिर आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स के जो लेक्चर अपन ने स्टार्ट कर रखे हैं उसमें आज बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पेडिग्री एनालिसिस, वंशावली विश्लेषण। पीछे के लेक्चर में आपको बताया भी था कि अपन कुछ ऐसा टॉपिक उठाएंगे बच्चों जो नीट के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है और जहाँ से पिछले कुछ ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक टॉपिक अपन एक लेक्चर में उठाएंगे और उसी लेक्चर में उस टॉपिक को कवर कर देंगे, बाइंड अप कर देंगे। तो अब तक अपन ने एक जेनेटिक डिसऑर्डर वाला पॉइंट बच्चों करवा दिया था, साइंटिस्ट के नेम वाला एक कंट्रीब्यूशन वाला टॉपिक पॉइंट भी अपन ने कवर कर लिया था। बीच बीच में बच्चों में आपको नीट प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर है वो भी सोल्व करवाता हूँ, जिसमें नीट 19 के दोनों हो गए थे, 18 हो गया था, 17 हो गया था, 16 का फेज फर्स्ट का पेपर भी अपन ने सोल्व कर लिया था। तो आज बच्चों अपन जेनेटिक्स वाला जो चैप्टर है उसका पेडिग्री एनालिसिस वाला पॉइंट लेकर आए हैं। काफ़ी बच्चों की डिमांड भी थी कि सर इसको इस लेक्चर को आप अपलोड करें, तो आज अपन इस लेक्चर में उस पेडिग्री को बिल्कुल सरल तरीके से इजी वे में समझते हैं। मैं उसको आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करता हूँ। तो बच्चों सबसे पहले कि ये पेडिग्री एनालिसिस है क्या, जिसको अपन ने नाम दिया यहाँ वंशावली विश्लेषण। तो पेडिग्री का मीन बिल्कुल अपने एनसीईआरटी में भी दे रखा है 5th चैप्टर में। तो वंशावली बच्चों एक तरह से ये फैमिली ट्री या फैमिली चार्ट को एक्सप्लेन करता है, या मैं सिंपली बोलूं तो जो अपन ने पीछे वाले लेक्चर में बच्चों जेनेटिक डिसऑर्डर की बात की थी, उनमें जेनेटिक डिसऑर्डर को अपन ने दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक तो बच्चों मेंडेलियन डिसऑर्डर थे, एक अपन ने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बताए थे। तो जो मेंडेलियन डिसऑर्डर थे वो तो जीन म्यूटेशन की वजह से हो रहे थे, याद आया ना। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में आपको लिखाया था बच्चों कि ये पेडिग्री एनालिसिस इन पर एप्लीकेबल होता है, जबकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पर पेडिग्री एप्लीकेबल नहीं होता। तो अपने में ह्यूमन में अलग अलग डिसऑर्डर की जो स्टडी है, एनालिसिस है, वो पेडिग्री से अपन कर सकते हैं। हालांकि वैसे तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि लाइफ स्पान बच्चों ज़्यादा होता है, वैसे अलग अलग जनरेशन को अपन नहीं दे सकते। तो सिंबल इसमें कुछ बॉक्स अपन कुछ सिंबल यूज करते हैं जिनके थ्रू अपन इस पूरे फैमिली चार्ट को बनाकर, फैमिली ट्री को बनाकर इसको एनालिसिस करते हैं। उसी पूरी मेथड को पेडिग्री बोलते हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर के लिए इस पर पेडिग्री बच्चों क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। तो एक क्वेश्चन तो यहां से भी बन सकता है कि कौन कौन से डिसऑर्डर को अपन पेडिग्री के थ्रू विश्लेषण या एनालिसिस कर सकते हैं। तो उसमें कौन से आंसर आएंगे अपने, मेंडेलियन डिसऑर्डर। ध्यान में थोड़ा सा रिवाइज करा दूं बच्चों, मेंडेलियन डिसऑर्डर में कौन से थे, हमने ऑटोसोमल पढ़े थे, एलोसोमल पढ़े थे। ऑटोसोमल में फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट आया था, ऑटोसोमल रिसेसिव आए थे, और वहां हमने एलोसोमल में एक्स लिंक्ड की बात की थी, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, डीएमडी। ऑटोसोमल डोमिनेंट में वो हंटिंगटन कोरिया आया था, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी आया था। ऑटोसोमल रिसेसिव में बच्चों कई डिजीज हमने बताई थी, लाइक फिनाइलकेटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस आया था, वो अपन ने थैलेसेमिया, वो सारे। तो वो अपन उन डिजीज की स्टडी किससे कर सकते हो, पेडिग्री से। बट बच्चों जो क्रोमोसोमल आए थे, क्रोमोसोमल में कौन से थे, डाउन सिंड्रोम आया था, पटाउ सिंड्रोम बात की थी, क्लाइनफेल्टर आया, टर्नर आया, उनके लिए पेडिग्री एप्लीकेबल नहीं होती। तो क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर की स्टडी अपन पेडिग्री से कर सकते हैं। एक फैमिली ट्री और चार्ट के फॉर्म में होती है, जिससे कि पेरेंट्स से डिजीज किस में ट्रांसफर हो रही है, सन में जा रही है, डॉटर में जा रही है, दोनों में जा रही है, कैसे क्या है, वो सारा स्टडी अपन किससे करते हैं, पेडिग्री से। अब बच्चों कुछ वर्ड पेडिग्री में यूज करते हैं, हालांकि जनरली वो पूछे तो नहीं जाते। एक वर्ड आता है इसमें, प्रोबेंड बोलते हैं उसको, प्रोबेंड या प्रोपोसीटस। प्रोपोसीटस मतलब पेडिग्री जिस पे एनालिसिस हो रहा है, इंडिविजुअल जो अपन ने लिया है, जिसको अपन देख रहे हैं, वो प्रोपोसीटस आता है। अब इसमें बच्चों दो नाम आते हैं, एक तो प्रोपोसीटा, एक वर्ड यूज करते हैं प्रोपोसीटो, प्रोपोसीटा और प्रोपोसीटो। प्रोपोसीटा तो फीमेल के लिए और प्रोपोसीटो वर्ड फॉर मेल यूज करते हैं अपन। ऐसे ही वर्ड इसमें जो यूज किए जाते हैं जनरली, ये तो पूछा तो नहीं जाता कि प्रोपोसीटस एनालिसिस पूरा, और जो फीमेल है वो प्रोपोसीटा, इंडिविजुअल जो लेके चलेंगे, और बच्चों मेल के लिए क्या वर्ड आएगा, प्रोपोसीटा। ये जो सिंबल अपन यूज करते हैं ना,
ये स्क्वायर तो अपन मेल के लिए बोलते हैं, सर्कल बच्चों फॉर फीमेल, तो फीमेल के लिए वर्ड आ गया प्रोपोसीटा और मेल के लिए प्रोपोसीटो। और पूरे इस जिस पर एक्सप्लेन अपन स्टडी कर देंगे उसके लिए कॉमन वर्ड यूज करते हैं प्रोपोसीटस। ये तो इसकी। अब इसमें जो सिंबल अपन यूज करते हैं पूरी पेडिग्री में, कुछ सिंबल साइन अपन यूज करेंगे बच्चों, कौन कौन से, तो चलो उन सिंबल पे अपन आते हैं। जैसे मैंने बना रखे आप लोगों के लिए, पहले सीधे अपन देख लें उनको, ध्यान ही है वैसे अपने को। ये लो बच्चों, तो ये स्क्वायर अपने पास है तो वो तो नॉर्मल मेल जो कोई रोग से ग्रसित प्रभावित नहीं है। ये सर्कल बच्चों नॉर्मल फीमेल आ गई। इसमें अगर अपन ने डार्क कर रखा है तो वो अफेक्टेड मेल है, अगर स्क्वायर डार्क है गहरा है तो अफेक्टेड मेल, प्रभावित नर। ये बच्चों आ गई अफेक्टेड फीमेल। ऐसा अगर ये दिख रहा अपने को तो सेक्स अनस्पेसिफाइड, लिंग निर्धारित नहीं है, मेल या फीमेल क्या है उसका पता नहीं है। ऐसा लिख के अंदर 5 4 3 2 कुछ भी लिखा हुआ आ गया, नंबर लिखी हुई आ गई, तो मीन बच्चों 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग, 5 अप्रभावित संततियां, क्योंकि इसमें प्रभावित तो तब होगी ना जब वो डार्क होगा, लाइंड होगा, तब अफेक्टेड होगा। ये 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग। इधर देखें, अगर हाफ स्क्वायर बच्चों डार्क है तो हेटेरोजाइगस मेल, समझ गए, हेटेरोजाइगस, कैपिटल ए स्मॉल ए बोल दिया, हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है, विषम युग्मनजी। ये वाला आ गया तो हेटेरोजाइगस फीमेल, और हेटेरोजाइगस फीमेल को बच्चों ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं अपन, कैरियर फीमेल भी बोल सकते हैं, कैरियर फीमेल या वाहक मादा भी इसको बोलते हैं। बाकी यूज तो यही आगे वाला 4-5 सिंबल है, इन्हीं को अपन बार बार यूज करेंगे, फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रहे। ये वाला अगर कंडीशन आ रही तो डेथ को इंडिकेट करता है। ये वाला सिंबल दिख रहा है एबोर्शन, गर्भपात को बच्चों, ये इंडिकेशन एबोर्शन का है। नेक्स्ट अगर अपन सिंबल पे चलें, ये तो आगे ध्यान अपने को, नेक्स्ट आओ बच्चों, ये लीजिए अगला जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये वाला, तो ये वाला भी यूज करेंगे, मैरिज है, मैटिंग है, क्रॉस। अब अगर मेल और फीमेल के बीच में बच्चों अगर डबल, देखो यहां एक लाइन है वो मैरिज के लिए, डबल भी मैरिज के लिए, लेकिन मैरिज और मैटिंग इन क्लोज रिलेटिव, निकट संबंधियों में अगर मैरिज हो रही है तो वो ये डबल लाइन से बच्चों क्या होगा, इंडिकेशन। ये इनब्रीडिंग में आता ना, क्लोज रिलेटिव के बीच अगर कॉन्टिन्यूअस क्रॉस करवाया जाए, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ध्यान आया, अंतःप्रजनन अवसादन। नेक्स्ट बच्चों ये आ ही गया, इसमें ये पेरेंट्स है, ये उसकी जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, फिर आगे सेकंड जनरेशन, ऐसे। अब इसमें भी चलते हैं बच्चों अपन लेफ्ट टू राइट, ऐसे लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं की ओर चलेंगे तो फर्स्ट जो ऑफ स्प्रिंग है वो डॉटर हुई, ये सन है, फिर डॉटर है, तो इसको ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 लेफ्ट टू राइट। क्लियर? चलो नेक्स्ट कुछ सिंबल में बच्चों ये आ गया, ये 2 डाइजाइगोटिक ट्विंस, द्वियुग्मनजीय जुड़वा, 2 दिख रहे हैं, दोनों आपस में ट्विंस है। ट्विंस एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं अपन बच्चों, मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक। एक ही जाइगोट से बनता है वो तो मोनोजाइगोटिक हुआ, अलग अलग से बने तो डाइजाइगोटिक है। डाइजाइगोटिक कभी भी 100% सेम नहीं होते। तो डाइजाइगोटिक ये दोनों लड़के, ये सन और डॉटर, डाइजाइगोटिक है दोनों। अगर बच्चों डाइजाइगोटिक में या ट्विंस के रेफरेंस में अपन बीच में ऐसी लाइन से दोनों को जोड़ दें, देख लेना डिफरेंस है, यहां लाइन से कनेक्ट नहीं है, अगर लाइन से कनेक्ट कर दो तो ट्विंस कैसे हो जाएंगे, मोनोजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक का मतलब बिल्कुल सेम। और मोनोजाइगोटिक बच्चों ये भी ध्यान रख लेना, एम्ब्रियोलॉजी की बात है, मोनोजाइगोटिक जो ट्विंस होते हैं वो हमेशा ऑलवेज सेम सेक्स, एक ही लिंग के होते हैं। अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस है तो वो या तो दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़कियां, सन और डॉटर एक साथ नहीं हो सकते। जबकि डाइजाइगोटिक दोनों सन भी हो सकते हैं, दोनों डॉटर भी हो सकती है, एक सन और एक डॉटर भी हो सकता है। क्लियर? तो ये वो कुछ सिंबल जो हम यूज करते हैं किसमें, पेडिग्री एनालिसिस में। और कौन सी डिसऑर्डर के लिए बच्चों, फॉर मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल के लिए हम इनको एप्लीकेबल या यूज नहीं करते। अब चलो इनके जो स्टेप है पेडिग्री एनालिसिस को याद रखने के लिए कि कैसे इनको सोल्व करते हैं, तो मैं बिल्कुल बच्चों 4 सीधे से स्टेप में आपको बता दूंगा। और ये समझने के बाद अपन पिछले प्रीवियस ईयर एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस भी लाया हूं, वो भी अपन साथ साथ सोल्व करेंगे ताकि अपनी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और अपन इस टॉपिक में परफेक्ट हो जाएं और अपना नंबर जो 4 नंबर है वो यहां अपने डिडक्ट ना हो। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों पेडिग्री को। तो पेडिग्री को जनरली अपन
4 स्टेप में चलते हैं, 4 स्टेप्स में आपको बताता हूं। इन 4 स्टेप्स के थ्रू अपन पूरी पेडिग्री को एनालाइज कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। पहला जो बच्चों पेडिग्री का स्टेप है वो है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, कोशिका द्रव्य वंशागति, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो आपको थोड़ा सा जेनेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए पेडिग्री पढ़ने से पहले। जेनेटिक्स तो अपन ने पढ़ रखी है वैसे। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का पता है बच्चों, एक तो मेंडेलियन, एक साइटोप्लाज्मिक कोशिका द्रव्य वंशागति। भाई नॉर्मली तो अपने को पता ना कि जो जीन है, जो कैरेक्टर है, वो न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूक्लियस से फिर वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, वो तो न्यूक्लियर जेनेटिक्स होगी, इनहेरिटेंस होगी। कुछ जीन बच्चों न्यूक्लियस के बाहर भी होते हैं, किसमें? साइटोप्लाज्म में। वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट में हो सकते हैं। तो उन जीन को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन या तो साइटोप्लाज्मिक जीन, और उनका अगली जनरेशन में ट्रांसफर होना साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो कौन से जीन का? साइटोजीन का। साइटोजीन बोले तो विच फाउंड इन साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म में होते हैं उन जीनों की वंशागति बच्चों क्या कहलाएगी? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक है। अब यहां अपने को ये ध्यान रखना है कि जो साइटोप्लाज्म होता है भाई वही है कि गैमेट बने, स्पर्म ओवा बना, स्पर्म ओवम का बच्चों फ्यूज हुआ, फ्यूज होने से कौन बना? जाइगोट बना। ठीक है। तो बेटा जी जो ये जाइगोट बना है, जाइगोट में कैरेक्टर तो दोनों से आ रहे हैं, पेरेंट्स से, स्पर्म से भी न्यूक्लियस आ रहा है, ओवम से भी आ रहा है, दोनों का डीएनए आ रहा है। लेकिन जो साइटोप्लाज्म है बच्चों जाइगोट का, वो मैक्सिमम साइटोप्लाज्म जो है वो कंट्रीब्यूट कौन करेगा? दिमाग के घोड़े जब दौड़ाओगे तो आपके दिमाग में आंसर आएगा कि वो साइटोप्लाज्म देन है किसकी? ओवम की। क्यों? क्योंकि जब स्पर्म बनता है, स्पर्म बनेगा उस टाइम वो साइटोप्लाज्म को बाहर निकाल देगा। साइटोप्लाज्म बाहर निकल गया तो स्पर्म का वेट स्लिम हो गया, स्लिम हो गया तो भार कम हो गया, भार कम हो गया तो मूवमेंट क्या रहेगी? इजी। तो बच्चों जो जाइगोट है इसमें मैक्सिमम साइटोप्लाज्म कहां से आया? ओवम से। ओवम बोले तो फीमेल से। तो मैं ये बात आपको इसलिए बताई है कि जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है उसमें जो साइटोप्लाज्म या जो जीन है, जीन साइटोप्लाज्म से आते हैं, और वो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वो जीन का सोर्स कौन है? फीमेल है। फीमेल से वो क्या होगा? ट्रांसफर होगा। तो सबसे पहले पेडिग्री जब अपन सोल्व करते हैं बच्चों, बात समझ आई क्या? हाँ ना तो बोल दो। हाँ, तो जब अपन सबसे पहला स्टेप पेडिग्री का उठाते हैं बच्चों, साइटोप्लाज्मिक है, और साइटोप्लाज्मिक सबसे पहले आपको ये चेक करनी, मैं जैसे स्टेप बताऊं ना उसी के अकॉर्डिंग चेक करना है। सबसे पहले हम देखते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को। तो क्या देखेंगे? साइटोप्लाज्मिक को देखने के लिए सीधा सा तरीका है, अगर फीमेल और मदर क्या है बच्चों? अफेक्टेड, अगर मां अफेक्टेड है तो अब साइटोप्लाज्म मां से आ रहा तो मां से सभी में जाएगा, तो ऑल ऑफ स्प्रिंग और ऑल प्रोजेनी, सभी संततियां बच्चों क्या होगी? अफेक्टेड होगी। बिल्कुल सीधी सी बात है, बस दिमाग में इनको उतारते जाओ। क्योंकि साइटोप्लाज्म आ रहा है ओवम से, फीमेल से, तो ये वाला जो इनहेरिटेंस है वो भी मां से कनेक्टेड होती है। तो इसको अपन ऐसे समझ लें कि आपको ये दे दिए, ये कुछ बॉक्स दे दिए, लो ये वाले दिए, आगे समझ। मेल जो है वो नॉर्मल दिख रहा है, फीमेल जो है बच्चों वो अफेक्टेड है। इसमें अपने को ये दिखा दिए, ये लो पहला मान लिया ये लड़का है, ये लीजिए, ये लो, क्लियर। तो यहां मां बच्चों क्या दिख रही है अपने को? अफेक्टेड दिख रही है, प्रभावित दिख रही है, रोगी दिख रही है। तो उस केस में सारी प्रोजेनी, समस्त संततियां भी क्या है? अफेक्टेड है। तो वो कौन सी इनहेरिटेंस हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो वो हमेशा ट्रांसफर होता है किससे? मां से होता है, और मां से सभी में, ऐसे नहीं कि मां से केवल बेटियों में गया या मां से केवल बेटों में गया, सब में जाएगा। ओवम का साइटोप्लाज्म तो जाइगोट में जाता ही है, जाइगोट से फिर वो मेल एम्ब्रियो भी बन सकता है, फीमेल भी बन सकता है। तो फ्रॉम मदर टू ऑल प्रोजेनी, मां अफेक्टेड है तो सब अफेक्टेड। क्लियर है? सीधी सी बात। और मैं इसको ऐसे बना दूं बच्चों, एक और इसी में समझ लो, अपन ने बनाया ऐसे,
माँ अफेक्टेड है, इसको क्या साइटोप्लाज्मिक बोल सकते हो? नहीं, बिकॉज ये देखो, ये एक ऐसी डॉटर है जो नॉर्मल है, तो साइटोप्लाज्मिक अगर माँ अफेक्टेड है तो हर प्रोजेनी अफेक्टेड होगी, कोई भी नॉर्मल नहीं होगी। तो ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस नहीं होगा। क्लियर? फिर से अपन लास्ट में रिवीजन करेंगे इसका। चलो सेकंड, साइटोप्लाज्मिक चेक कर लो। सबसे पहले आपको साइटोप्लाज्मिक देखनी है कि जो क्वेश्चन दिया है, जो गिवन आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, उस पेडिग्री में क्या साइटोप्लाज्मिक है। अगर साइटोप्लाज्मिक है तो आंसर वही गया, और साइटोप्लाज्मिक नहीं है तब अपन बच्चों नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। और देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या चेक करनी है, सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में अपन बच्चों देखते हैं वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस को, वाई संलग्न वंशागति को। किसको चेक करना है? तो जब साइटोप्लाज्मिक पहले स्टेप में चेक कर लिया है कि नहीं है, तो बच्चों अपन किस पर आएंगे? वाई लिंक्ड पर आएंगे। वाई लिंक्ड का मतलब नाम से देख लो, ये उन कैरेक्टर या जीन की वंशागति है जो कौन से क्रोमोसोम पर मिलेगी? वाई क्रोमोसोम पर। और बच्चों अपने को ये तो पता ही है कि वाई क्रोमोसोम केवल और केवल मेल में होता है। तो अगर उस पेडिग्री का जो आपको दे रखा है उसमें केवल मेल कैंडिडेट, केवल नर अगर अफेक्टेड है तो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। किसी भी फीमेल में नहीं हो रहा वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, और अगर किसी भी फीमेल में हो गया तो वाई लिंक्ड नहीं होगा। तो वाई का मतलब ही जो वाई क्रोमोसोम पर है, और वाई कनेक्टेड टू ओनली मेल, वो केवल मेल से कनेक्टेड होगा। तो मैं इसके जैसे आपको बना के बता दूं, फर्स्ट बच्चों मैंने ये बनाया, ये लो, समझ गए? तो इसको देख के समझ जाओगे। अफेक्टेड केवल और केवल कौन है? मेल, केवल मेल अफेक्टेड है, तो ये बच्चों कौन सी हो गई? वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। कोई भी फीमेल अफेक्टेड या प्रभावित नहीं होती, तो वाई लिंक्ड है, बिल्कुल है। और इसको मैं ऐसे दे दूं, अब बोलो बेटा जी, इस वाले में क्या कहोगे? वाई लिंक्ड कहोगे कि नहीं कहोगे? नहीं होगा। देखो बीच में ये वाली डॉटर, ये फीमेल क्या है? अफेक्टेड, और जब फीमेल अफेक्टेड हो गई बीच में, तो अब ये वाई लिंक्ड नहीं होगी। क्लियर? तो वाई लिंक्ड तब होगी जब केवल प्रभावित कौन हो? मेल हो। अगर फीमेल अफेक्टेड है तो अपन उसको वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस नहीं कहेंगे। बिल्कुल सीधी सी बात। क्लियर? तो सबसे पहले आपने क्या चेक की? साइटोप्लाज्मिक, वो है तो आंसर वही गया, वो नहीं है तो आप सेकंड में क्या चेक करो? वाई लिंक्ड। वाई लिंक्ड है तो वाई लिंक्ड गया, ये नहीं है तो फिर थर्ड स्टेप पे चलो। अब बच्चों आते हैं अपन स्टेप थर्ड पे। ये लो, इसमें अपन बात करते हैं एक्स लिंक्ड की। वाई लिंक्ड के बाद बच्चों अपन किस पर आए? एक्स लिंक्ड। जनरली इनसे क्वेश्चन आते हैं, एक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल से। अब जो आगे वाले दो स्टेप पढ़ेंगे अपन, थर्ड और फोर्थ, ये बच्चों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? एक्स लिंक्ड का सिंपल सा मतलब है कि एक्स लिंक्ड अपन ने जेनेटिक डिसऑर्डर में भी बताया था, ऐसे कैरेक्टर जिनकी जीन कहां मिले? एक्स क्रोमोसोम पर। अब एक्स क्रोमोसोम बच्चों मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। और आपको ये पता है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, क्वेश्चन आया हुआ भी है कि फादर का एक्स क्रोमोसोम, आगे लाइन पूरी कर ली दिमाग में, फादर का एक्स क्रोमोसोम ऑलवेज ट्रांसफर टू डॉटर, और फादर का एक्स कभी भी सन में, बेटे में ट्रांसफर नहीं होता। वो लाइन हम यहां भी यूज करेंगे। अब बच्चों एक्स लिंक्ड में फिर दो टाइप के अपन पढ़ लेते हैं। एक तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हुआ, प्रभावी, एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव। बिल्कुल कुछ नहीं रटना, एकदम सीधी सीधी बातें बताऊंगा, उससे आपका इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है ना? चलो बच्चों, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब डोमिनेंट में आपको इतना याद रखना है, क्या?
डोमिनेंट का मतलब जो दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस हो जाए, प्रभावी है, जबकि अप्रभावी केवल होमोजाइगस में एक्सप्रेस होता है, समयुग्मनज अवस्था में। पता है ये चीज अपने को। अब बच्चों एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में आप चेक करोगे पेडिग्री में, इफ फादर अफेक्टेड, बस जो मैं टर्म्स बता रहा हूं 2-3 इनको याद ही रख लियो। फादर अफेक्टेड है तो ओल्ड डॉटर 100% क्या होगी, अफेक्टेड। आपको दिख जाएगा। अगर फादर रोगी है, अफेक्टेड है, तो उसकी सारी बेटियां आपको क्या दिखेगी, अफेक्टेड। तो वो 100% एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, क्योंकि फादर का एक्स ट्रांसफर होगा ऑलवेज किसमें, डॉटर में। तो देख लो, अगर कोई भी अपन इसमें बना के ये बता दें, इसमें एक लाइन ये भी बता दूं पहले कि ये नेवर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू डॉटर, सॉरी फादर टू सन। ठीक है बच्चों, ये तो पता ही हो गया ना। एक्स लिंक्ड है तो एक्स लिंक्ड में फादर का जो एक्स क्रोमोसोम है कभी भी बेटे में ट्रांसफर नहीं होगा। तो अगर फादर अफेक्टेड है तो बेटा यहां अफेक्टेड नहीं होता। तो नेवर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन, कभी भी पिता से पुत्र में स्थानांतरित नहीं होगा। और अगर फादर अफेक्टेड है तो सारी डॉटर 100% क्या होगी, अफेक्टेड। बस अगर फादर अफेक्टेड और डॉटर अफेक्टेड दिख गई तो एक्स लिंक्ड क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। देख लो, एक बना के अपन देख लें इसको बच्चों। ये लीजिए, फादर क्या दिखा दिया, अफेक्टेड। फादर अफेक्टेड है तो ओल्ड डॉटर क्या होगी, अफेक्टेड होगी। अगर एक भी डॉटर अनअफेक्टेड हुई, एक भी पुत्री अप्रभावित हुई तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं होगा। ठीक है, तो अफेक्टेड फादर की ऑल डॉटर्स क्या होनी चाहिए, अफेक्टेड। फादर से कभी भी सन में ट्रांसफर नहीं होगा। बस वो एक्स क्रोमोसोम वाली बात याद रख लो। और मैं उसके एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के एग्जाम एक्स पे, तो इसमें एक आता है याद रखने वाला, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। विटामिन डी रेजिस्टेंस रिकेट्स जिसमें बोन्स कमजोर हो जाती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होने वाला रिकेट्स। ठीक है, ये अपने आगे एक्स लिंक्ड डोमिनेंस में। अब बच्चों इसका दूसरा पार्ट पे आओ, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ये लो, अब इधर आते हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। यहां देख लो, बस इससे कंपेयर कर लेना आप। डोमिनेंट में आपको देखना है फादर अफेक्टेड तो ओल्ड डॉटर क्या होगी, अफेक्टेड 100%। इधर देख लियो, इफ अगर मदर बेटा जी अफेक्टेड है, मां अगर प्रभावित है या रोगी है, तो ऑल सन आर अफेक्टेड। क्लियर रह जाएगा याद। फादर अफेक्टेड है तो सारी बेटियां अफेक्टेड होगी, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। मदर अफेक्टेड है तो सारे सन क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। देन एक्स लिंक्ड रिसेसिव, क्योंकि मां का जो एक्स क्रोमोसोम है वो बेटे में आएगा। क्योंकि अपने में बेटे में बच्चों जो एक्स होता ना, बेटा मां का लाडे सर, बेटे में जो एक्स है वो किससे आ रहा है, मां से। तो अगर ऑल इफ मदर अफेक्टेड है तो ऑल सन आर अफेक्टेड। जरूरी नहीं कि डॉटर क्या हो, अफेक्टेड, लेकिन सन सारे के सारे क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। देख लो, बिल्कुल आपको मिलेगा ऐसा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना लास्ट में, उससे बच्चों यही चीजें अपन यूज करेंगे, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये लीजिए, ऐसा कोई पेडिग्री आ गया तो देख लेना, मां अफेक्टेड है और सारे सन अफेक्टेड है तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव। क्लियर है। अब वाई लिंक्ड, तो इसलिए देखो ये वाई लिंक्ड नहीं हो रहा, बिकॉज वाई लिंक्ड में कभी भी फीमेल में कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होगा। साइटोप्लाज्मिक में नहीं है बच्चों, साइटोप्लाज्मिक में तो अगर मां अफेक्टेड तो सब में जाएगा, सब में जाएगा, तब साइटोप्लाज्मिक। यहां केवल किस में जा रहा है, सन में, डॉटर में ट्रांसफर नहीं हो रहा। क्लियर है फंडा। एग्जाम्पल एक्स लिंक्ड रिसेसिव के एग्जाम्पल तो सारे पढ़ी रखे, हीमोफीलिया और एक कलर ब्लाइंडनेस
आ गए थे ये तो सारे। हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, तो उनकी इनहेरिटेंस पूछे तो अपन इनसे उसको इजी वे में याद रख सकते हैं। हो गए, लास्ट आए, ये तीसरी स्टेप हो गई। लास्ट बच्चों अपन आते हैं फोर्थ स्टेप पे। एक्स लिंक के बाद फर्स्ट आ गई थी साइटोप्लाज्मिक, सेकंड ही वो फोर्थ स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में अपन साइटोप्लाज्मिक देख लेंगे, सेकंड में बच्चों अपन देखेंगे क्या वाई लिंक्ड, थर्ड में अपन देखेंगे एक्स लिंक्ड जिसमें डोमिनेंट रिसेसिव दोनों आ गए। अब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेप की, जो बच्चों ऑटोसोमल लिंक्ड इनहेरिटेंस, ऑटोसोमल संलग्न वंशागति। अब ऑटोसोमल का अपने को पता ही है, दो टाइप के क्रोमोसोम बता रहे थे अपन, ऑटोसोम और एलोसोम। तो जो जीन बच्चों ऑटोसोम पर होती है ऑटोसोमल, और जो एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम पर होती है वो एलोसोमल। अब ऑटोसोमल में इसके भी बच्चों अपन लास्ट वाले लेक्चर में बता रहे थे, वही दो पार्ट, एक को तो मैंने बोला ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक बच्चों आ गया ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल प्रभावी और ऑटोसोमल अप्रभावी। अब इनके लिए अपन ने वो तीन तीन कंडीशन आपको लिखाई थी, याद है ना? हाँ, वही कैपिटल ए, ये वाली तीन, रिसेसिव में बच्चों ये तीन ही याद रखनी है। ये लो, आपको बताया था ऑटोसोमल में अपने को एक्स वाई यूज नहीं करना, ठीक है, बाकी कुछ भी अपन वर्ड लिख सकते हैं। तो कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, ये तो क्या था? अफेक्टेड था, डोमिनेंट है, और स्मॉल ए बच्चों क्या था? नॉर्मल था। जबकि यहां अगर बात करें तो स्मॉल ए क्या होगा? अफेक्टेड, क्योंकि अपने को ध्यान है रिसेसिव कैरेक्टर केवल होमोजाइगस कंडीशन में क्या होता है? एक्सप्रेस। और कैपिटल ए यहां बच्चों ये क्या था? कैरियर। इसको हमने क्या बताया था? नॉर्मल। कैरियर, वैसे कैरियर नॉर्मली होता है क्योंकि कैरियर में कैरेक्टर या रोग एक्सप्रेस नहीं होता, रोग का लक्षण नहीं होता, बस ये तो रोग को ट्रांसमिट, फैलाने का काम करता है। तो ये तीन तीन कंडीशन से अपन इनको सोल्व करेंगे। कैसे? तो मैं बच्चों, अब देखो डोमिनेंट रिसेसिव ध्यान रख लेना, इधर वाला डोमिनेंट है वो कौन सा है? रिसेसिव। इसमें अपन दो कंडीशन लेके चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन तो ली अपन ने कि अगर both parents are affected, if both parents are affected, then प्रोजेनी फिर भी नॉर्मल हो सकती है। सोल्व करते हैं अपन। पहली मैंने कंडीशन क्या लिख ली कि अगर दोनों जनक, दोनों पेरेंट्स बच्चों अफेक्टेड हो, फिर भी संतति क्या आ सकती है? सामान्य आ सकती है। कैसे? तो देख लो, बोथ पेरेंट्स अफेक्टेड, कैपिटल ए स्मॉल ए अफेक्टेड है, कैपिटल ए स्मॉल ए बिल्कुल अफेक्टेड है बच्चों। तो अपन ने यहां लिख लिया कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल ए का क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए से, एक मेल ले लिया एक फीमेल। अब जब आप इसके वो क्रॉस से बनाओगे तो स्मॉल ए पॉसिबल है। तो पेरेंट्स अफेक्टेड है बट प्रोजेनी नॉर्मल हो सकती है। अफेक्टेड तो होगी, कैपिटल ए होगी, लेकिन नॉर्मल प्रोजेनी भी, सामान्य संततियां भी संभव है। तो इसको अपन ऐसे बॉक्स में बता सकते हैं, अगर आपको ऐसा बॉक्स कहीं दिख रहा हो, ये वाला, इससे अपन समझ जाएंगे कुछ भी दिखे। ये लो, तो पेरेंट्स दोनों कैसे हैं? अफेक्टेड है, रोगी है, प्रभावित है, और ये एक प्रोजेनी बच्चों कैसी दिख रही है बीच में? नॉर्मल। तो अगर अफेक्टेड पेरेंट्स के नॉर्मल प्रोजेनी आपको दिखाई दे रही है पेडिग्री में, तो वो ऑटोसोमल कौन सा होगा? डोमिनेंट होगा। बिल्कुल ये दिखाई देगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। क्लियर? अब इसमें एक्स वाई वाला वो अलग देख लें। एक्स वाई के लिए मैंने एक्स के लिए कंडीशन बता रखी है, उससे अपन चेक करेंगे, इस कंडीशन से अपन ये चेक करेंगे। ठीक है, अब चलो दूसरी साइड में आऊं मैं। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये ऑटोसोमल रिसेसिव। रिसेसिव में लिखता हूं बच्चों वही सेम कंडीशन, ये वाली कंडीशन कि इफ, यदि बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड, यदि दोनों जनक अफेक्टेड हो, तो नॉर्मल प्रोजेनी, सामान्य संतति कभी नहीं हो सकती।
नॉर्मल प्रोजेनी कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, तो अपन अभी देख लेते हैं बच्चों। पेरेंट्स अफेक्टेड के लिए क्या जीनोटाइप आएगा, स्मॉल ए, यही तो आएगा अफेक्टेड के लिए। ऑटोसोमल रिसेसिव है तो इसके लिए जब आप शो करोगे तो स्मॉल ए, सारे के सारे क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। क्लियर। और इसको आपको ऐसा लिखा मिलेगा, अगर पेडिग्री के सिंबल के फॉर्म में अपन एक्सप्लेन करें तो बच्चों ये आ गया। ये लो, ये आ जाएगा ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, तो अगर पेरेंट्स अफेक्टेड है तो सारी प्रोजेनी, सारी संतानें प्रभावित होगी, कोई भी नॉर्मल नहीं होगी। बस इन 3 जीनोटाइप से आप इसको याद रख सकते हो। यहां अगर पेरेंट्स अफेक्टेड है तब भी नॉर्मल प्रोजेनी पॉसिबल है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट, नहीं है तो ऑटोसोमल रिसेसिव। एक और इसी ऑटोसोमल में बच्चों में आपको कंडीशन लेके बताता हूं लास्ट। ये तो अपन ने फर्स्ट कंडीशन ले ली, सेकेंड एक और कंडीशन से बच्चों क्लियर कर लेते हैं इसको फाइनल। ऑटोसोमल में सेकेंड कंडीशन ले ली, इफ बोथ पेरेंट्स अगर पेरेंट्स दोनों नॉर्मल हो, पहले वाले में दोनों अफेक्टेड लिए थे, नॉर्मल हो तो नॉर्मल पेरेंट्स के अफेक्टेड प्रोजेनी संभव नहीं होगी। कैसे, तो पेरेंट्स नॉर्मल है तो नॉर्मल के लिए अपन इसका जीनोटाइप क्या लिख सकते हो, स्मॉल ए, देख लेना अभी बताया था स्मॉल ए, तो सारी संततियां क्या आएगी, नॉर्मल आएगी, कोई भी प्रोजेनी अफेक्टेड नहीं आएगी। इसको अपन इससे समझ लें। अगर पेरेंट सामान्य है तो संततियां भी क्या आएगी, सामान्य आएगी। देख लो ये ऊपर देखा था ना अभी, पेरेंट्स नॉर्मल हो तो नॉर्मल पेरेंट्स के लिए तो ये सिंबल यूज होगा, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट बच्चों। क्लियर है। यही सेम कंडीशन आप दूसरी साइड में लेके देख लो, इधर भी ले सकते हो। अगर रिसेसिव में बात करूं, ऑटोसोमल रिसेसिव में बच्चों अगर पेरेंट्स नॉर्मल है तो अफेक्टेड प्रोजेनी पॉसिबल है, संभव है, हो सकती है, कैन पॉसिबल। कैसे हो सकती है, तो यहां नॉर्मल के लिए आप जीनोटाइप ये लिख सकते हो, कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए से। हालांकि कैपिटल ए स्मॉल ए को हमने कैरियर बोला था, लेकिन बच्चों कैरियर की जगह वो नॉर्मल भी बोल सकते हैं क्योंकि उसमें रोग का कोई लक्षण, कोई सिम्टम अपीयर नहीं होता। तो इसको अगर आप क्रॉस करवाओगे तो बच्चों स्मॉल ए पॉसिबल होगा, बिल्कुल होगा। और स्मॉल ए है वो यहां कैसी प्रोजेनी होगी, अफेक्टेड। इससे भी रिलेटेड आपको बहुत जगह दिख जाएंगे कि जैसे मैंने ये किया प्रोजेनी नॉर्मल के भी अगर आपको दिखाई दे रहा है कोई अफेक्टेड कंडीशन, देन इट्स कॉल्ड ऑटोसोमल रिसेसिव। बिल्कुल सीधे से तरीके से अपन ने इनको एक्सप्लेन कर दिया। दोनों कंडीशन लगा के आप देख लेना बच्चों, कंपैरेटिवली इनको देख लेना ताकि इजीली समझ में आ जाए। जैसे मैं इस फोर्थ ऑटोसोमल वाले स्टेप को आपको फिर से बता दूं एक बार, इसी के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे एक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल के। तो ऑटोसोमल का मतलब हो गया कि जीन आपकी किस पे प्रेजेंट है, ऑटोसोम पे प्रेजेंट है, वो सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं है। फिर वो दो टाइप के है, डोमिनेंट और रिसेसिव। लास्ट लेक्चर में हमने इन जीनोटाइप के बारे में बताया था, ये डोमिनेंट में अफेक्टेड होंगे, ये नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होगा, ये कैरियर होगा जिसको हम नॉर्मल भी बोल सकते हैं, मान सकते हैं, ये बच्चों क्या होगा, अफेक्टेड। इन्हीं से आपको दो कंडीशन मैंने लेके दे दी। अगर दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड है, ये ले लिया कैपिटल ए स्मॉल ए, दोनों अफेक्टेड है, तब भी प्रोजेनी क्या आ सकती है, नॉर्मल आ सकती है। ये आ रही है अपने सामने ऐसा चार्ट। क्लियर। इधर अगर दोनों पेरेंट अफेक्टेड है स्मॉल ए, तब कोई प्रोजेनी नॉर्मल नहीं हो सकती। यही क्लियर हो जाएगा कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है। सेकंड एक और कंडीशन से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। यहां दोनों पेरेंट्स को बच्चों अफेक्टेड रखा था, अब हमने बोथ पेरेंट्स को क्या रख लिया, नॉर्मल। तो यहां नॉर्मल के लिए हम यूज करेंगे डोमिनेंट में स्मॉल ए। तो कोई भी प्रोजेनी अफेक्टेड नहीं होगी, सब नॉर्मल होगी।
ये रहा। अगर यहां प्रोजेनी नॉर्मल है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैरियर को नॉर्मल माना जा सकता है, तो अफेक्टेड प्रोजेनी के चांस होंगे। तो अगर नॉर्मल पेरेंट्स के अफेक्टेड होती है तो ऑटोसोमल रिसेसिव, नॉर्मल के कोई अफेक्टेड नहीं होती तो ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्लियर? तो क्वेश्चन करने से पहले कान खोल लो, मैं एक बार इसको थोड़ा सा फटाफट फास्ट फॉरवर्ड और रिवाइज करवा दूं बच्चों। पेडिग्री एनालिसिस का मतलब एक फैमिली ट्री, फैमिली चार्ट के फॉर्म में होता है, जो पूरी जनरेशन में ये बताता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर पेरेंट्स से कैसे प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रहा है, और ये केवल मेंडेलियन डिसऑर्डर पर एप्लीकेबल है, उन्हीं को एक्सप्लेन करता है। क्रोमोसोमल पर हम पेडिग्री को यूज नहीं करते। जो अपन इसमें सिंबल वगैरह यूज करते हैं वो एक प्रोबेंड या प्रोपोसिटस के लिए वर्ड यूज करते हैं, जिसमें फीमेल जो मेंबर है इंडिविजुअल वो प्रोपोसिटा, और उसको प्रोपोसिटो बोलते हैं, वो याद रखना चाहो तो। देन सिंबल में 5-6 मेनली यूज होते हैं, वो आपको बता दिए थे। फिर हमने पूरी पेडिग्री एनालिसिस को 4 स्टेप में बच्चों सिंपली इसको सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या देखोगे? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक का मतलब जो मां से आए, साइटोप्लाज्म से आए, और साइटोप्लाज्म जो जाइगोट को है वो ओवम से, मदर से दिया जाता है। तो वो जो इनहेरिटेंस है, वो जो कैरेक्टर है वो मां से ट्रांसफर होंगे। तो सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक देखना है, और उसमें क्या देखना है कि इफ मदर इफेक्टेड, मां प्रभावित है, तो सारी प्रोजेनी अफेक्टेड होगी। सारी का मतलब सन भी और डॉटर भी। अगर मां नॉर्मल है, सारे नॉर्मल रखना है, ठीक है। सेकंड, साइटोप्लाज्मिक के बाद अगर वो नहीं है तो आप चेक करोगे वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, और वाई क्रोमोसोम केवल मेल में। तो बेटा जी अगर केवल मेल अफेक्टेड दिख रहे हैं, वाई लिंक्ड है, या कोई भी फीमेल अफेक्टेड नहीं है, वाई लिंक्ड है, और अगर कोई भी फीमेल अफेक्टेड है तो वाई लिंक्ड नहीं हो सकती। क्लियर? थर्ड हम बात करते हैं फिर एक्स लिंक्ड की। एक्स लिंक्ड में डोमिनेंट भी है, रेसेसिव भी है। डोमिनेंट में आपको क्या याद रखना है? मां वाला, फादर वाला। डोमिनेंट में अगर बच्चों फादर अफेक्टेड है तो ऑल डॉटर्स हमेशा क्या होगी? 100% क्या होगी? अफेक्टेड, बिकॉज फादर का एक्स क्रोमोसोम ऑलवेज ट्रांसफर टू डॉटर। तो देख लेना, अगर फादर अफेक्टेड है, सारी डॉटर अफेक्टेड है, तो एक्स लिंक डोमिनेंट, फादर का एक्स, और इसमें फादर से कभी भी सन में ट्रांसफर नहीं होगा, वो हो जाएगा एक्स लिंक डोमिनेंट। इसका एक एग्जांपल भी लिखा दिया था मैंने, विटामिन डी रेजिस्टेंस रिकेट्स। फिर हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव पर आए थे, जिसके कई एग्जाम्पल अपने सिलेबस में है। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस की हमने बात की थी, दोनों की जीन एक्स क्रोमोसोम पर होती है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव, रिसेसिव को मां से याद रख लो, अगर मां अफेक्टेड है तो हमेशा 100% सन भी क्या होंगे? अफेक्टेड होंगे। मां का एक्स तो बेटों में आता है, और उसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, मां बच्चों अफेक्टेड होगी ना ऑटोसोमल रिसेसिव में, तो एक एक्स पे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस याद कर लो, एक एक्स पर जीन आने पर वो कैरियर थी, डिजीज थोड़ी थी। रिसेसिव है तो दोनों एक्स पर आएगी, तभी वो क्या होगी? अफेक्टेड, डिजीज। और इसका कोई भी एक्स बच्चे में जाओ वो हमेशा सन अफेक्टेड ही होगा। क्लियर है? तो कैसे याद रखना है? अफेक्टेड फादर की ऑल डॉटर अफेक्टेड, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। अफेक्टेड मदर की ऑल सन अफेक्टेड हो, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। बस क्लियर, 2 ही पॉइंट मैंने उसके बताए, दोनों से क्लियर हो जाएगा। देन फाइनली फोर्थ स्टेप आपको ऑटोसोमल पे आते हैं। ऑटोसोमल जो जीन सेक्स क्रोमोसोम पे ना हो उसकी इनहेरिटेंस को बोल दो। अब ऑटोसोमल में वही डोमिनेंट रिसेसिव है, जिसके अपन ने 3 जीनोटाइप लास्ट लेक्चर में भी बताए थे। वैसे क्वेश्चन भी सोल्व हो जाते हैं, दोनों पेरेंट थैलेसेमिक है, कितने % प्रोजेनी में थैलेसेमिया होगा, वो वाले क्वेश्चन भी इससे कनेक्ट होते हैं। अब उनके 2 कंडीशन आपको लेके बता दी कि अगर पेरेंट नॉर्मल है तो प्रोजेनी कैसी हो सकती है, पेरेंट्स अफेक्टेड है तो प्रोजेनी कैसी हो सकती है। तो बच्चों वो अपन इससे इजी वे में सोल्व कर लेंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूं, और अपन जो अभी इस लेक्चर में अपन स्टडी की है, जो सीखा है, उसी चीज को अप्लाई करते हैं उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। बिल्कुल बच्चों 100% वो इजी वे में सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, और वो क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम के ही उठा के लाया हूं आप लोगों के लिए, ताकि साथ साथ उनकी क्या हो जाए? प्रैक्टिस हो जाए। रेडी? करें उन क्वेश्चंस को सोल्व। चलो तो आप लोगों के लिए बच्चों क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं अपन। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन अपना है, ये लीजिए, आप ही सोल्व करना। हाँ, साथ साथ करेंगे, आप ही करना, मैं तो देख रहा हूं कैसे कर रहे हो। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये अपना,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए रिसेसिव डिजीज इन फैमिली ए एंड बी। ए और बी फैमिली में एक रिसेसिव डिजीज के लिए क्या ट्रू है। अब थोड़ा सा ये सिंबल में हो सकता है आपको क्लियर दिख तो रहा ना, ये बच्चों ये जो डार्क से दिख रहे हैं ना ये तो नॉर्मल है, और ये जो व्हाइट है ना ये एक तरह से अफेक्टेड है इसमें, ठीक है, ये अफेक्टेड है ना, और ये जो डार्क वैसे ब्लैक में दिख रहे हैं वो कैसे हैं, नॉर्मल है। क्लियर। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा अप्रभावी के लिए बच्चों सत्य है ए और बी में। तो देख लो, अपन एक एक स्टेटमेंट के साथ चलते हैं। और हाँ, एक चीज भी ध्यान रखना, पेडिग्री के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके चारों स्टेटमेंट आपको देखने हैं, चारों ऑप्शन आपको देखने हैं। ऐसा नहीं कि पहला देख के टिक कर दिया, चारों देखना तब सही आंसर आपके सामने आएगा। तो फर्स्ट है, इन फैमिली ए बोथ द पेरेंट्स आर होमोजाइगस रिसेसिव। तो फैमिली ए का मैं जैसे साइड में डायग्राम भी बना के आपको बता दूं, ऐसे हैं बच्चों ये फैमिली ए, तो ये अफेक्टेड है, बाकी नॉर्मल है। और ये किस डिजीज के लिए बोल रहा है आपसे, रिसेसिव डिजीज, जो 2013 का क्वेश्चन है। तो इसमें देख लो कि पहला स्टेटमेंट है, इफ फैमिली ए बोथ द पेरेंट्स आर होमोजाइगस रिसेसिव। फैमिली ए में दोनों पेरेंट्स होमोजाइगस रिसेसिव है। अब रिसेसिव डिजीज के लिए है तो बच्चों नॉर्मल दिख रहा है। अब नॉर्मल में अगर अपन होमोजाइगस रिसेसिव लेके आए हैं तो कैपिटल ए ही होगा ना। अभी पीछे पड़ गए थे ना 3 कंडीशन, ये लो। तो होमोजाइगस रिसेसिव, अब होमोजाइगस में तो ये हुआ, और अगर रिसेसिव ले रहे हो, मान लो होमोजाइगस ये लेते हैं, चलो ये लेके देख लो, स्मॉल ए ये ली अपन ने। स्मॉल ए का मतलब तो अफेक्टेड हुआ, अफेक्टेड का मतलब तो डार्क से शो होगा, तो बात बैठ नहीं रही, जम नहीं रहा। और अगर ये लेते हो नॉर्मल तो ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी। ये तो तब आएगी ना जब क्या हो, स्मॉल ए। समझ रहे हो। तो पहला ऑप्शन गलत। क्लियर। दूसरा, इन फैमिली बी बोथ द पेरेंट्स आर होमोजाइगस डोमिनेंट। इन फैमिली बी, ये लो फैमिली बी का मैं अलग से बना देता हूं डायग्राम। ये है बेटा जी फैमिली बी बता रखी है, सीधा बना दिया मैंने, ये लो एक नॉर्मल दिखा दी। तो फैमिली बी में दोनों पेरेंट्स होमोजाइगस डोमिनेंट है। रिसेसिव की बात कर रहा है, रिसेसिव डिजीज में, ऑटोसोमल रिसेसिव में ये 3 कंडीशन साइड में, तीनों कंडीशन। और ये कह रहा है कि फैमिली बी में दोनों पेरेंट्स होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब तो यही हुआ, कैपिटल ए। तो जब कैपिटल ए है तो क्या स्मॉल ए आना पॉसिबल होगा, नहीं आ सकता। तो ये भी बात जमी नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी बच्चों क्या हुआ, गलत हुआ। तीसरा, इन फैमिली बी बोथ द पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस रिसेसिव। बी में ये जो दोनों पेरेंट्स है इनको बच्चों क्या बोल दिया, हेटेरोजाइगस रिसेसिव। ये भी लेके देख लो, ये रहा हेटेरोजाइगस, तो एक ही कंडीशन होगी रिसेसिव में, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। देख लो लेके कहां दिक्कत है। तो कैपिटल ए स्मॉल ए, अब कैपिटल ए स्मॉल ए तो गलत तो यही हो गया कि ये तो कैरियर होता है, ये अफेक्टेड नहीं होगा। रिसेसिव में तो कैरियर अफेक्टेड नहीं होगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, फोर्थ, इन फैमिली ए बोथ द पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस रिसेसिव। फैमिली ए में दोनों जनक हेटेरोजाइगस रिसेसिव है, वो भी देख लो। बाकी पता ही है, ऊपर वाले 3 नहीं बैठ रहे तो चौथा तो आना ही चाहिए, क्यों। तो बोथ द पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस रिसेसिव, ये रहा कैपिटल ए स्मॉल ए लेके देख लो, बोथ द पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस रिसेसिव। तो हेटेरोजाइगस कैरियर है तो कैरियर को अपन डार्क नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कोई रोग का कैरेक्टर नहीं होता। तो ये वाला बच्चों आ सकता है, कैपिटल ए भी आ सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी आ सकता है। जीनोटाइप तो आ रहे ना आपको, देख लो अच्छे से, फिर ना कहना समझ नहीं आया। कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, लेकिन जो डिजीज है वो तो हमेशा यहाँ स्मॉल ए ही होगी। तो बिल्कुल स्मॉल ए भी आ सकता है, ये कुछ भी आ सकता है, ये कंडीशन पॉसिबल है, इसलिए आंसर इसका क्या गया, फोर्थ गया। तो खुद भी आप प्रैक्टिस करना इनको सोल्व करने की। ये पेडिग्री बच्चों प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक है, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ये आपको आते रहेंगे। बाकी आपको 4 ऑप्शन देखने हैं, फिर इनको आंसर करना, टिक करना। तो इसमें तो वैसे ही फोर्थ आंसर है इसका, इसलिए पहले 3 अपन ने किए वो यहाँ मैच नहीं कर रहे, क्योंकि अगला आपसे पूछ रहा है किसके बारे में, रिसेसिव डिजीज, और रिसेसिव के लिए 3 जीनोटाइप मैंने बोर्ड पे लिख दिए, उसी से क्वेश्चन हो जाएगा।
क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको कितना समझ में आया वही सेकंड क्वेश्चन में देख लेते हैं। कितने होशियार की पूंछड़ी हो अब दिखता है। लो अगला क्वेश्चन आपके सामने। इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री द फील्ड सिंबल रिप्रेजेंट द अफेक्टेड इंडिविजुअल। ठीक है, ये जो ये वाले फील्ड है बच्चों ना, ये डार्क है, ये अफेक्टेड है, पता ही आपको। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन पेडिग्री, दी गई पेडिग्री को पहचानो। ये कौन सी है? 2015 का क्वेश्चन है एग्जाम का, तो देख लो ये वाली पेडिग्री। अब इसमें देखते ही बच्चों क्या दिख रहा है आपको? अपने को सारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करना है। पहला, मैं इसको पहले तो साइड में बना के बता दूं, ऐसे है ये पेडिग्री ऐसे है। ये है बच्चों, सिंपली शॉर्ट में बता देता हूं इसको। ये लो, ये वाली ये पेडिग्री दे रखी है। तो इसमें आपको देखना है, फर्स्ट ऑप्शन है एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एक्स लिंक्ड रिसेसिव आती दिमाग में क्या आना चाहिए? एक्स लिंक्ड में क्या बताया था सर ने? एक्स लिंक्ड रिसेसिव में बताया था अगर माँ अफेक्टेड है तो सारे जो सन होंगे, बेटे होंगे, वो बच्चों क्या होंगे? अफेक्टेड होंगे। तो इसमें ऐसा कोई कंडीशन दिख रही है क्या? माँ अफेक्टेड, देखो कहीं माँ अफेक्टेड से कोई सन में कहीं ट्रांसफर हो रहा हो, माँ अफेक्टेड से जो सन में ही केवल अपन ट्रांसफर करें, ऐसा कुछ इसमें देख लो। सबसे पहले या सोल्व करके भी आप इसको देख सकते हो कि जैसे अगर एक्स लिंक्ड है तो इसको बच्चों अपन ये भी लिख सकते हैं, फादर अफेक्टेड होता तो एक्स वाई, और फादर से अगर वो केवल जाए किसमें? फादर से अगर देख लो पहले, अगर फादर अफेक्टेड है तो सारी डॉटर अफेक्टेड होनी चाहिए। तो बच्चों इस फादर अफेक्टेड में डॉटर तो चलो दे ही नहीं रखी, ऑप्शन ही नहीं है। माँ अफेक्टेड है तो सारे सन होने चाहिए, यहाँ माँ से सारे सन में नहीं जा रहा तो एक्स लिंक्ड का बैठ नहीं रहा। अब एक कंडीशन अगर आप इसको पूरी पेडिग्री को देखो तो बच्चों ये तो पेरेंट्स हो गया, ये फर्स्ट जनरेशन आ गई, ये सेकंड आ गई। यहां आपको एक चीज दिख रही है, देखो इस जगह ये कुछ दिख रहा है। पूरी पेडिग्री को पहले एक बार नजर दौड़ा लेना पूरी पेडिग्री पे, क्या पता आंसर वहीं से निकल जाए। दिख रहा है कुछ? ये दिख रहा है कुछ? दिखा इन जनरेशन में क्या दिखा? बोथ पेरेंट्स, दोनों जनक क्या है? नॉर्मल। बोथ पेरेंट्स नॉर्मल। नॉर्मल पेरेंट्स के भी अफेक्टेड प्रोजेनी आ रही है। नॉर्मल पेरेंट्स के भी बच्चों अफेक्टेड प्रोजेनी आ रही है। कौन सा? बस यही फंडे क्लियर हो गए। जो 3-4 बातें आपको बताई थी उन्हीं से आप आंसर ला सकते हो। अभी ऑटोसोमल में बताया था डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट में तो क्या बताया था कि अगर दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हो, स्मॉल ए, तो 100% प्रोजेनी नॉर्मल आएगी, कोई भी अफेक्टेड नहीं आएगी। तो ये तो हो नहीं सकता। ऑटोसोमल रिसेसिव में बताया था कि अगर दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हो, कैपिटल ए स्मॉल ए कैरियर वाला, तो बच्चों नॉर्मल प्रोजेनी भी पॉसिबल है, अफेक्टेड भी पॉसिबल है। तो ये लो, नॉर्मल के अफेक्टेड आ रहा है, यहां भी नॉर्मल है, अफेक्टेड आ रहा है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव जो भी आपको बताया था, कंडीशन बताई थी, उनको देख लो, उसी पर बेस्ड ये सारे क्वेश्चन यहाँ क्या हो जाएंगे? इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देख लो पूरी प्रोजेनी, सीधा ही आप देख लेना, यही आंसर ही बन जाएगा। एक बार उस पर नजर दौड़ानी हो, ये रहा, यही आंसर क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। क्वेश्चन 3rd, स्टडी द पेडिग्री चार्ट ऑफ ए सर्टेन फैमिली गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन विच कैन बी ड्रा फॉर द कैरेक्टर। सेलेक्ट करेक्ट को इसको अपन को देखना है। इस पेडिग्री में मैं साइड में बना देता हूं इसको भी बच्चों, मेल फीमेल, सीधा ही बना दिया इसको। तो ये लो, इसके बारे में जो दी बातें उसमें से सही ढूंढो। तो आओ एक एक अपन ऑप्शन पे ले ले। पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है? द फीमेल पेरेंट इज हेटेरोजाइगस। फीमेल है वो हेटेरोजाइगस है। अब हो सकता है एक्स लिंक्ड भी हो, ऑटोसोमल हो, कुछ भी हो। तो एक्स लिंक्ड ऑटोसोमल तो ये कहीं पूछ ही नहीं रहा, ऑप्शन में नहीं है, तो क्लियर हो गया। अगला सीधा ही पूछ रहा है कि क्या ये फीमेल हेटेरोजाइगस है? देख लो, हेटेरोजाइगस की होमोजाइगस। अगर ऑटोसोमल में हेटेरोजाइगस हो तो हम मान सकते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए। हेटेरोजाइगस तो यही हुआ ना, विषम युग्म जी, कैपिटल ए स्मॉल ए तो होमोजाइगस हुआ।
इधर मान लो अब बच्चों ये भी हो सकता है डोमिनेंट में। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो इसमें डिजीज हो सकती है, कैपिटल ए। ऑटोसोमल रिसेसिव है तो हो सकता है ये भी हो, कंडीशन हो सकती है। तो अब एक लेके चलो, अपन एक मान के चल लें। आप ऐसे हो सकता है थोड़े कंफ्यूज हो, अपन एक ही मान के चलें। क्या मान लिया? मान लो अपन पहला ऑप्शन ये आ गया कि फीमेल पेरेंट हेटेरोजाइगस है, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो क्या ये कंडीशन पॉसिबल है? और इधर हम मान लें कि मेल जो है बच्चों ऑटोसोमल डोमिनेंट में आ गया, कैपिटल ए। पहले ऑटोसोमल डोमिनेंट का रख के देख लो। तो कैपिटल ए अफेक्टेड है। अब अगर बच्चों ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज होता है, क्लियर हो रही है ना बात? अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट होता तो ये और ये कैपिटल ए स्मॉल ए का मतलब इसमें भी डिजीज होती तो बॉक्स खाली थोड़ी आता, नहीं बैठ रहा। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट के हिसाब से तो नहीं जा रहा। अब मान लो ऑटोसोमल रिसेसिव मान ले इसको, ऑटोसोमल रिसेसिव मान लें तो यहां ऑटोसोमल रिसेसिव में तो ये वाला डिजीज होगा, ये नॉर्मल है। अब ये प्रोजेनी डिजीज है तो डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव में स्मॉल ए, यहां भी स्मॉल ए, ये आ सकता है आपका कैपिटल ए स्मॉल ए। बात जम गई। तो ऑटोसोमल अगर रिसेसिव मान के चलते हो तो आपके पास ये सेट बैठ रहा है, तो ये फीमेल यहाँ क्या मानी जा सकती है? हेटेरोजाइगस मानी जा सकती है। पहला पे एक बार टिक कर लें, रुको आंसर नहीं है, अभी सेकंड पे और चेक कर लेते हैं अपन। द पेरेंट्स कुड नॉट हैव हैड ए नॉर्मल डॉटर फॉर दिस कैरेक्टर। ये कह रहा है कि इस कैरेक्टर के लिए डॉटर कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकती। क्या ऐसा है? डॉटर नॉर्मल नहीं हो सकती? देख लो, डॉटर नॉर्मल नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल हो सकती है। ऑटोसोमल है तो ये कंडीशन भी तो आ सकती है, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये वाली यहां भी तो आ सकती है। ऑटोसोमल रिसेसिव है तो बिल्कुल डॉटर नॉर्मल हो सकती है। ऑटोसोमल तो सन और डॉटर दोनों में वो एक साथ इक्वली ट्रांसफर होता है। एक्स लिंक थोड़ी है जो सन में जाएगा कि डॉटर में जाएगा, उसकी वो फ्रीक्वेंसी अलग होती है। तो यहाँ डॉटर भी बच्चों क्या हो सकती है? डिजीज हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है, दोनों ही हो सकते हैं। ऑटोसोमल है तो ये बात जची नहीं, गलत। द ट्रेट अंडर स्टडी कुडंट बी कलर ब्लाइंडनेस। ये जो दिया गया है ये वर्णांधता नहीं हो सकता, कलर ब्लाइंडनेस नहीं हो सकता। चेक कर लो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो कलर ब्लाइंडनेस का मतलब मैं हटा देता हूं पुराने वाले सारा ज्ञान, करके देखना पड़ेगा। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे फिर धीरे धीरे आपको देखते ही आंसर आ जाएगा। बस वो प्रैक्टिस का ही खेल है बच्चों। तो मैंने इसको मान लिया ये कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड है। तो उसमें पेरेंट अगर कलर ब्लाइंड है तो ये एक्स पे मैंने वो स्मॉल सी वाली जी लास्ट जो लेक्चर था उसमें बता रखा था, ये नॉर्मल है। तो बच्चों इसको ऐसे भी ले सकते हो, इसको अपन कैरियर भी ले सकते हैं, या आप इसको डबल एक्स भी ले सकते हो, अपने को नहीं पता। डॉटर तब होगी जब दोनों पर आ सकता है कलर ब्लाइंडनेस में। सन नॉर्मल हो सकता है, इसका एक्स इसका वाई हो सकता है। सन कलर ब्लाइंड भी हो सकता है, ये एक्स और ये वाई। तो ये कलर ब्लाइंड में ऐसा हो सकता है बिल्कुल। तो ये क्या कर रहा है? द ट्रेट अंडर स्टडी कुडंट बी कलर ब्लाइंड, गलत हो गया ना, कुड नॉट बी, नोट की वजह से गलत हो गया। ये कलर ब्लाइंडनेस में भी ऐसा आ सकता है। आप सोल्व करके देखोगे तो आ रहा है। द मेल पार्टनर इज होमोजाइगस डोमिनेंट। फोर्थ ये कह रहा है कि जो मेल पार्टनर है बच्चों वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। ये भी देख लेते हैं, मेल जो पार्टनर है वो होमोजाइगस क्या है? डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब कैपिटल ए। तो फीमेल डोमिनेंट में स्मॉल ए आएगी, कन्फर्म ये, क्योंकि अगर डोमिनेंट मानते हो तो दोनों को वही मानना पड़ेगा। यहाँ कैपिटल ए स्मॉल ए जच गई, ये भी कैपिटल ए स्मॉल ए। लेकिन बच्चों नॉर्मल तो तब होगा ना जब स्मॉल ए आए, और इन दोनों के क्रॉस से क्या स्मॉल ए पॉसिबल है? नहीं है। केवल क्या पॉसिबल है? कैपिटल ए स्मॉल ए। तो ये वाला भी क्या हो गया? गलत। तो इसमें जो सही जा रहा है वो फर्स्ट ही जा रहा है कि द फीमेल पार्टनर यहाँ क्या होगा? हेटेरोजाइगस होगा। इसलिए अपना आंसर क्या चला गया? फर्स्ट चला गया। चलें, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एम्स का एक क्वेश्चन है बच्चों, एक सीधा इक्वेशन दे दिया कि दिया गया चित्र मानव लिंग गुणसूत्र के कैरियोटाइप का अत्यधिक शरीरीकृत निरूपण है। द जीन ए एंड बी कुड बी ऑफ। ये देखो, ये आपको ये क्रोमोसोम दे रखा है एक, तो
ये एक्स क्रोमोसोम जो बड़ा होता है ये एक वाई दे रखा है, इसको एक्स है, ये कौन सा क्रोमोसोम वाई, वाई छोटा होता है, एक्स की लेंथ ज्यादा होती है, ध्यान है ना। अब ये कह रहा है, इसने देखो दो जीन दिखा रखी है बच्चों, किस पर, एक्स क्रोमोसोम पर, इसको बोल रखा है जीन ए, ये बोल रखी है जीन बी, तो सीधा ही हो गया कि द जीन ए एंड बी कुड बी ऑफ, ए और बी जीन किसके लिए हो सकती है, तो देख लो ए और बी जीन कौन से क्रोमोसोम पर है, एक्स पे है, बड़ा एक्स होता है छोटा वाई होता है, तो एक्स पे कौन कौन सी जीन हो सकती है, कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा था, हीमोफीलिया पढ़ा था, डीएमडी पढ़ा था, बस। तो पहला कलर ब्लाइंडनेस ठीक है, बॉडी हाइट ऑटोसोमल होता है, वो सेक्स क्रोमोसोम पे वाई पे कंसीडर कर सकते हैं बॉडी हाइट की जीन को जनरली। अटैच्ड ईयरलोब की जो जीन है, ईयरलोब ये भी बच्चों कुछ में अपने गाल से जुड़े होते हैं, कुछ में फ्री होते हैं, ये भी बताऊंगा आगे, क्वेश्चन मिल जाएगा इसका। इसकी जीन फोर्थ वैसे क्रोमोसोम पे होती है, इसका कैरेक्टर नहीं, अटैच्ड ईयरलोब भी एक तरह से रिसेसिव कैरेक्टर है ये। और रिसेस ब्लड ग्रुप अलग हो गया, हीमोफीलिया और रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ये लो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस की जीन आपको किस पर मिलती है, एक्स क्रोमोसोम पर, इसलिए अपना आंसर यहां कौन सा चला गया, थर्ड। फोर्थ में फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन की जीन कौन से पे थी, 12th क्रोमोसोम पर, और वो ऑटोसोमल होता है ना कि एक्स लिंक्ड, तो इसका आंसर क्या गया, थर्ड। क्लियर, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ऐसे वो पेडिग्री के सिंबल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है कि ह्यूमन पेडिग्री में करेक्ट सिंबल कौन सा मिलाया गया है, देख लो। पहला ये ऐसे दे रखा है ये वाला बच्चों, और इसको बोला है प्रभावित नर, गलत हो गया, ये तो अनस्पेसिफाइड होता है, अगर प्रभावित नर है तो ये वाला आएगा ना, ऐसा, ये सिंबल गलत है। दूसरा ये वाला बच्चों मैटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव, बिल्कुल संबंधियों में शादी, निकट संबंधियों में जब शादी होती है तो वो दो लाइन से उसको अपन क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं, तो सेकंड से ही जा रहा है सीधा ही। थर्ड दे रखा है ये गोला करके अनएफेक्टेड मेल, तो ये तो फीमेल का साइन है ना कि मेल का, तो सीधा ये इसका आंसर क्या चला गया, सेकंड चला गया। चलो अगला पेडिग्री, नीचे दिए गए जा रहे वंशावली चार्ट का अध्ययन करो, बिल्कुल करेंगे, और ये चार्ट क्या दर्शाता अपने को ये देखना है। इस पेडिग्री में मैं जैसे साइड में थोड़ा सा बना के आपको बता देता हूं, ये वाला बच्चों पेडिग्री ऐसे है, ये वाला, ये What does it show? ये पेडिग्री क्या दिखा रहा है, तो चेक करो, सारी चीजें अपने को ऐसा देखेंगे। पहला ऑप्शन आ रहा है कि यह द पेडिग्री चार्ट इज रॉन्ग एज दिस इज नॉट पॉसिबल, कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये गलत है। अब देखो मैं तो अपन तो इसको सीधा देख के बता सकते हो, पहले में दिख रहा है दोनों पेरेंट्स क्या है, नॉर्मल, पेरेंट्स नॉर्मल है, प्रोजेनी अफेक्टेड, तो नॉर्मल पेरेंट्स की भी अफेक्टेड प्रोजेनी आ सकती है। ये कब होता है, अभी पीछे दो इंपॉर्टेंट कंडीशन बताई थी आपको, ऑटोसोमल रिसेसिव, अगर पेरेंट्स नॉर्मल हो फिर भी प्रोजेनी अफेक्टेड आ रही है तो ऑटोसोमल बेटा जी रिसेसिव होगा। तो पहला कह रहा है ये वंशावली चार्ट गलत है, गलत क्यों है भाई, सही है, हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा एक है प्रभावी लिंग संलग्न रोग की वंशागति, जैसे कि हीमोफीलिया, इनहेरिटेंस ऑफ ए रिसेसिव सेक्स लिंक डिजीज लाइक हीमोफीलिया, हीमोफीलिया की वंशागति को दर्शा रहा है, तो ये भी देख लेते हैं अपन, हीमोफीलिया क्या होता है, एक्स लिंक्ड होता है, तो उसकी वंशागति भी अपन देख लेंगे। एक आ रहा है इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड इनबोर्न एरर मेटाबॉलिज्म लाइक फिनाइल कीटोन यूरिया। अब बच्चों ये देखो स्टेटमेंट ही गलत हो गया, फिनाइल कीटोन यूरिया की जीन ऑटोसोम पे होती है ना, 12वें क्रोमोसोम पे होती है, तो क्या वो सेक्स लिंक्ड है, लिंक संलग्न है, नहीं है, तो गलत बात है, तो ऐसे ही स्टेटमेंट से गलत हो गया। इनहेरिटेंस ऑफ ए कंडीशन लाइक फिनाइल कीटोन यूरिया एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, तो ये फिनाइल कीटोन यूरिया जो कैसा ट्रेट है, ऑटोसोमल रिसेसिव, उसकी इनहेरिटेंस हो सकता है, दिख ही रहा ना, ये पहले से यहां क्लियर हो गया, ये लो, बस आगे जाने की जरूरत ही नहीं, यहां से क्लियर है, यहां से भी क्लियर है, दोनों देख लो, दोनों कंडीशन में आपको दिख रहा है बच्चों पेरेंट्स कौन है, नॉर्मल, और नॉर्मल पेरेंट के अगर अफेक्टेड प्रोजेनी आ गई, बस वो चार कंडीशन जो बताई थी, नॉर्मल पेरेंट्स के अफेक्टेड प्रोजेनी ने है तो ऑटोसोमल रिसेसिव, बस। और फिनाइल कीटोन यूरिया कैसा है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो आंसर क्या गया, फोर्थ गया।
तो इससे पहले वो जेनेटिक डिसऑर्डर वाला लेक्चर देख लेना, उसमें मैंने सारे ये डिसऑर्डर बता रखे हैं, कौन ऑटोसोमल रिसेसिव है, कौन सा डोमिनेंट है। क्लियर बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिया गया चार्ट मनुष्य के विशिष्ट लिंग संलग्न लक्षणों की वंशावली पेडिग्री को दर्शा रहा है, सेक्स लिंक्ड को दर्शा रहा है, दे दिया अगले ने सेक्स लिंक ट्रेट को दर्शा रहा है, बोल दिया तो सेक्स लिंक्ड ही देखना है, ऑटोसोमल आपको चेक नहीं करना। द ट्रेट ट्रेस्ड इन द अबोव पेडिग्री चार्ट इज, क्या है, किसको दर्शा रहा है, देख लो, देख लेंगे। तो इसमें देख लो ऑप्शन बच्चों, ऑप्शन पे आ जाओ पहले, इसी से आपको क्लियर हो जाएगा। पहला है डोमिनेंट एक्स, रिसेसिव एक्स, डोमिनेंट वाई, रिसेसिव वाई। तो वाई वाला तो केस क्लियर हो जाएगा ना, वाई तो तब है जब केवल मेल में हो, वाई वाले केस में कोई फीमेल नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां देख लो डॉटर बच्चों, ये ऐसा है, ये वाला केस है, ये लो, ये वाला है, ये बना रखा है। तो इसमें वाई लिंक्ड तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वाई में फीमेल में कभी नहीं होगा। तो यहाँ फीमेल देखो अफेक्टेड दिख रही है, फीमेल दिख रही है, तो वाई वाला तो ऑप्शन कट ही कर दो, ना डोमिनेंट वाई और ना ही रिसेसिव वाई। अब आपके पास दो ही ऑप्शन बचे, 50-50 वाला केस हो गया। डोमिनेंट एक्स लिंक्ड हो सकता है या तो डोमिनेंट रिसेसिव एक्स लिंक्ड हो सकता है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव का याद रखने का, एक्स लिंक्ड का क्या बताया था, एक्स लिंक्ड का आपको बताया था डोमिनेंट तो कब, फादर टू ओल्ड डॉटर, फादर टू ओल्ड डॉटर, फादर से कभी भी सन में ट्रांसफर नहीं होगा। आ जाओ पहली कंडीशन देख लो, यहां फादर अफेक्टेड है, फादर टू ओल्ड डॉटर, फादर टू ओल्ड डॉटर जा रहा है। इस पेरेंट्स फादर के दो बेटियां हैं, दोनों अफेक्टेड है, 2 या 3 जो भी सन है उनमें से कोई भी अफेक्टेड नहीं है। तो हमेशा फादर टू डॉटर, फादर अफेक्टेड है तो सारी डॉटर अफेक्टेड होगी, कभी भी फादर से सन में ट्रांसफर नहीं होगा। ये रहा, यही क्लियर हो गया, फादर टू और डॉटर। और वहां बता रहे थे रिसेसिव में भी चेक कर लो, मदर अगर अफेक्टेड है तो सारे सन अफेक्टेड होंगे। इस दूसरे वाले में देखो ये मां अफेक्टेड है, लेकिन इसका ये सन क्या आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों आंसर क्या जाएगा, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ये हो गया फर्स्ट। क्लियर है? चलें आगे, तो नेक्स्ट पे आओ। अगला क्वेश्चन आपके पास 8th। हाँ ये बच्चों एक ईयर लोब से कनेक्टेड क्वेश्चन है। ये मैं आपको ईयर लोब की जो होती है ना, ईयर लोब भी, ये ऑटोसोमल ईयर लोब जो है ना, ईयर लोब का फ्यूज है कि कैसे है, उसका जो कैरेक्टर होता है वो दे तो रखा है इस क्वेश्चन में, वैसे ही होता है ऑटोसोमल रिसेसिव। ये क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। ईयर लोब एक रिसेसिव कैरेक्टर है, इसमें ईयर लोब जो है ना वो या तो बता रहा था गाल से फ्यूज होता है, फ्यूज तो रिसेसिव है, गाल से फ्री होना एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, लेकिन ईयर लोब की पूरी जो इनहेरिटेंस है वो ऑटोसोमल रिसेसिव को फॉलो करती है, ऑटोसोमल रिसेसिव की तरह होती है। तो ये कह रहा है कि गिवन बिलो इज द पेडिग्री चार्ट ऑफ फैमिली विद 5 चिल्ड्रेन शो इनहेरिटेंस ऑफ अटैच्ड ईयर लोब एज अपोज टू द फ्री वंस। ठीक है, अटैच्ड और फ्री वन है, तो ये कौन सा है, तो ये फिक्स ही है, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेट इज वाई लिंक्ड, वाई लिंक्ड तो नहीं है, ऑटोसोम पे जीन है। द पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस, जनक विषम युग्मनज, ये देख लो, ये वही वैसे भी क्लियर हो जाएगा आपको, ये दे रखा है। क्या क्लियर हो जाएगा, क्या बताया था आपको, एक ही लाइन बार बार आ रही है, अगर पेरेंट्स नॉर्मल है फिर भी अफेक्टेड प्रोजेनी आ रही है तो बेटा जी ऑटोसोमल रिसेसिव। क्लियर? तो ईयर लोब का एक अलग से याद रख सकते हो, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस को क्या करता है, फॉलो। और उस केस में जो दोनों पेरेंट है वो क्या होंगे, हेटेरोजाइगस, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। द पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस, जनक क्या होंगे, विषम युग्मनजी होंगे। तो ऑटोसोमल रिसेसिव के कई क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिए, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। चलें आगे। हाँ क्वेश्चन तो बच्चों हो गए, अब अपन आए हैं एनसीईआरटी पे, क्वेश्चन अपन ने कर लिए। अब मैं जो एनसीईआरटी वाला, एनसीईआरटी में अपने 2 डायग्राम दे रखे हैं, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट का, एक ऑटोसोमल रिसेसिव का। बच्चों में भी वो यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, एनसीईआरटी का है तो पूछा जा सकता है।
हाँ, इसमें वो वाला रेड है, दिख गया ना, ऐसा डायग्राम है एक्चुअल में। अब अपन इसको ब्लैक बोर्ड पे लाके आते हैं, उससे अपने को थोड़ा सा वैसे इजी रहेगी। तो ये मैं थोड़ा सा सिंबल से बता दूं, ये रेड में मैंने, दिख रहा है क्या? रेड नहीं दिख रहा होगा, इसको येलो से बच्चों कर देते हैं। ये अफेक्टेड है ना, ये अफेक्टेड है, बाकी नॉर्मल है। तो ये वाला डायग्राम दो है एनसीईआरटी के, लिख रखा है मैंने एनसीईआरटी में दो डायग्राम, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट का, एक ऑटोसोमल रिसेसिव का है। तो अपने को चेक करना है पहले वाला क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, बताओ। देखिए ऑटोसोमल डोमिनेंट की क्या कंडीशन लिखाई थी, अगर पेरेंट्स अनअफेक्टेड हो, लिख रहा हूं फिर मैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट ये रहा, ये पेरेंट्स यहां क्या है, नॉर्मल। अगर पेरेंट्स दोनों नॉर्मल हो तो प्रोजेनी कभी भी अफेक्टेड नहीं होती। ये लो, ये देखो ना यहां, ये रहा, दिखा बच्चों, दोनों पेरेंट्स क्या दिख रहे हैं, नॉर्मल, तो कोई भी प्रोजेनी अफेक्टेड नहीं है। हालांकि एक्स लिंक भी करोगे तो वो भी आ जाएगा, लेकिन जैसा क्वेश्चन में देना उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर यहां निकालना है। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट के बारे में बता रखा है, उसका एक एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों एनसीईआरटी में, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। क्या बोला मैंने, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, जिसकी जीन आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में, फाउंड ऑन 3rd and 19th क्रोमोसोम। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब इसके जीनोटाइप भी कई बार पूछ लेते हैं कि भाई ये तो ठीक है ऑटोसोमल डोमिनेंट है, इसके जीनोटाइप लिखो। देखे जीनोटाइप आपके पास ये रहे 3, ये दोनों तो कैसे हैं, अफेक्टेड, ये वाला नॉर्मल। तो सबसे पहले काम करो, जो बच्चों नॉर्मल है उसके आगे स्मॉल ए लगा दो, फिक्स है, ये नॉर्मल है, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, और फिर देख लो वो आ सकता है कि नहीं आ सकता है, स्मॉल ए लग गया। अब जो अफेक्टेड है वो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो दोनों देख के चल सकते हो आप। अगर मैं ये लूं, कैपिटल ए ले लिया मैंने, तो ये कंडीशन आ सकती है कि स्मॉल ए पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए यहां कैपिटल ए नहीं होगा, यहां बच्चों क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, तभी तो यहां क्या आ सकता है, स्मॉल ए। इसका बता दो जीनोटाइप, अफेक्टेड है तो कैपिटल ए स्मॉल ए, ये अफेक्टेड है बच्चों तो कैपिटल ए स्मॉल ए, ये स्मॉल ए फिक्स है, तो इसका क्या आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। क्लियर? तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गया, जिसका एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। ये 3 जीनोटाइप डोमिनेंट के लिए। एक बच्चों ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए जो एग्जांपल थे, ये तो एनसीईआरटी में इसलिए पूछा जा सकता है, इसके अलावा भी मैं एक दो कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी के अलावा एक आपको लिखाया था हंटिंगटन कोरिया, इसकी जीन 4th क्रोमोसोम पे थी। एक और याद रख सकते हो, एकोंड्रोप्लेसिया, इसकी भी जीन 4th क्रोमोसोम पे होती है, एकोंड्रोप्लेसिया, फाउंड इन 4th क्रोमोसोम। कॉन्ड्रो, देखो नाम से, कॉन्ड्रो वर्ड बच्चों कॉन्ड्रिन, कार्टिलेज के लिए आता है, कॉन्ड्रियोलॉजी स्टडी ऑफ कार्टिलेज, कॉन्ड्रिफिकेशन फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज, कॉन्ड्रिन प्रोटीन कार्टिलेज, जैसे ओसिन ओस वर्ड बोन के लिए, वैसे कॉन्ड्रिन कार्टिलेज के लिए। तो एकोंड्रोप्लेसिया, इसमें क्या होता है, ये ड्वार्फिज्म है, बोनापन होता है बच्चों, लिम्स हाथ पैर छोटे रह जाते हैं, एकोंड्रोप्लेसिया एक्चुअल में है कार्टिलेज, लेकिन जो कार्टिलेज से ही बोन बनती है, तो जब कार्टिलेज से बोन का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होता, जब बोन ही वीक रह जाए, प्रॉपर नहीं बने, तो हाथ पैर छोटे रह गए, हाइट कम रह गई, उसको बोलते हैं एकोंड्रोप्लेसिया। ऑटोसोमल डोमिनेंट, जीन किस पर, 4th क्रोमोसोम पर। हंटिंगटन कोरिया की भी 4th क्रोमोसोम पर, लेकिन ये ब्रेन से कनेक्टेड था, नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड था, और मायोटोनिक डिस्ट्रोफी कनेक्टेड टू मसल्स। मायो का मतलब ही बच्चों मसल्स। क्लियर? ये एनसीईआरटी का। एक और एनसीईआरटी में लास्ट ये वाला डायग्राम, ये भी अपने एनसीईआरटी का ही है, इसको भी मैं आपको पहले वाइट में दिखा देता हूँ, ठीक है, दिख गया? वैसे तो है एनसीईआरटी में, इसमें ये वाले जो बच्चों है ना, ये वाले चैम्बर, ये है, इसको मैं डार्क वाले, ये अफेक्टेड है ना, ये क्या है, अफेक्टेड है।
बाकी नॉर्मल है। तो इसका भी सीधा देखते हैं, आंसर आ रहा है नॉर्मल पेरेंट्स के अफेक्टेड प्रोजेनी, सामान्य जनकों के प्रभावित संततियां, कौन सी कंडीशन, वही ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ये बच्चों ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया। तो इसके जीनोटाइप थे कैपिटल ए, ये कैसा था, अफेक्टेड, ये था कैरियर या नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ऑटोसोमल रिसेसिव है। और ये दे भी रखा है इसका एग्जांपल अपने, सिकल सेल एनीमिया, जिसकी जीन थी 11th क्रोमोसोम पे, फिनाइल कीटोन की 12 पे, एल्बिनिज्म, सिस्टिक फाइब्रोसिस, वो सारे ऑटोसोमल रिसेसिव है। ये सिकल सेल के लिए बता रखा था। अब आपको इसके जीनोटाइप लिखने हैं, लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम? जो मैंने डार्क किए हैं बच्चों, जो अफेक्टेड है वो तो फिक्स है, क्या होगा, स्मॉल ए, तो पहले उनको ही लिख दो, स्मॉल ए, क्लियर। अब बाकी के जीनोटाइप लिखो, तो बाकी के ये जैसे अपन ने नॉर्मल मान लिया, तो बच्चों नॉर्मल कैपिटल ए जैसे करके देख लेते हैं अपन। मैंने इसको कैपिटल ए लिखा, इसको भी ये लिखा, तो क्या स्मॉल ए आ सकता है प्रोजेनी में? पॉसिबल ही नहीं है। तो स्मॉल ए तब आएगा जब इसका जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए होगा बच्चों, और इसका भी कैपिटल ए स्मॉल ए, ये सही रहेगा। ये जब रखोगे तो ये होगा तो कैरियर, लेकिन नॉर्मल बोल सकते हैं, बोला था ना, इनमें एक्सप्रेस कैरेक्टर रोग के लक्षण प्रकट नहीं होंगे। अब इसका जीनोटाइप बोलो, कैपिटल ए हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, कैपिटल ए, जरूरी थोड़ी यही हो, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए, दोनों में से कोई भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है, दोनों ही नॉर्मल है, ये फिक्स हो गया। इसका कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, लेकिन यहां आप कंफर्म हो जाओगे, ये इसकी डॉटर है, ये अलग से इससे मैरिज हुई, इसकी प्रोजेनी अलग से, तो इसका और इसका क्या होगा कि यहां ये वाला जीनोटाइप आ जाए, तो समझ गए, ये होगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसका भी मैं क्या लिखूं, कैपिटल ए स्मॉल ए, बस, तब यहां पॉसिबल है स्मॉल ए। इनका बच्चों इसका आ गया कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी, इसका भी कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए भी पॉसिबल हो सकता है। इसका भी दोनों ही कर सकते हो, कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, क्लियर। तो इसको आप अच्छी तरीके से देख लेना, समझ लेना, ये दो पेडिग्री आपके एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में है इसलिए पूछी जा सकती है। जनरली बच्चों ऑटोसोमल से कनेक्टेड क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आज अपन ने एक पॉइंट उठाया, पेडिग्री एनालिसिस, वंशावली विश्लेषण। आप इस लेक्चर को देखने सुनने के बाद एनसीईआरटी से भी जरूर रीडिंग लगा लेना, और मैं श्योर हूं कि बच्चों इसको देखने के बाद तो पेडिग्री का कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। बस सिंपल सी 4 स्टेज को अब, लेकिन ये है कि पढ़ते याद नहीं होगा, 2-4 बार इसको रिवाइज करो, अपनी नोटबुक में उसको नोट करो और प्रैक्टिस करो, और भी आपको कहीं से इसके क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको लेके सॉल्व करो। हो रहे हैं, क्लियर है। तो सबसे पहले आप साइटोप्लाज्म की इनहेरिटेंस देखोगे, फिर आप वाई लिंक्ड देखोगे, देन आप एक्स पे आओगे, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव। और बिल्कुल मैंने सबके एक 2 कंडीशन लेके इजी वे में आपको इसको समझाने का एफर्ट किया है, समझ में आया भी होगा। अगला बच्चों जो लेक्चर होगा वही मैं बता रहा था, किसी एक ऐसे टॉपिक को उठाऊंगा जिससे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, और उसी लेक्चर में अपन उस टॉपिक को कवर भी कर देंगे। और पैरेलल में मैं वो नीट वाले प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन भी आप लोगों से सोल्व करा रहा हूँ, तो बने रहो आप। और क्लासेस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक की आप अटेंड करते रहो। रिवीजन टेस्ट सीरीज भी अपन ने स्टार्ट कर रखी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि ये फाइनल फिनिशिंग टच अपन इस जो अपना लास्ट टाइम है उसमें चैप्टर को, सब्जेक्ट को दे सकें। तो वही उम्मीद करता हूं बच्चों इस लेक्चर को आपने अच्छे से देखा, सुना, एंजॉय किया, और मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए इंपॉर्टेंट नीट के टॉपिक के साथ। बने रहें मयंक सर और स्वाभिमान के साथ, तब तक मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, जय हिंद।